नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। हिंदू हृदय सम्राट और शिवसेना के सुप्रीमो बाल ठाकरे नहीं रहे। आज हम इसी बाल ठाकरे के बारे में ही चर्चा करेंगे और हमारे साथ हैं मुंबई और इंदौर से प्रकाशित होने वाले सांझी दैनिक संध्या लोकस्वामी के संपादक और पत्रिका लोकस्वामी के भी संपादक जितेंद्र सोनी जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। नमस्कार। बाल ठाकरे ने जिस तरह की राजनीति की जी, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? जहां तक मैं कहूं कि राजनीति के बतौर, खास तौर से महाराष्ट्र की राजनीति की बात का हम लोग करते हैं, तो वहां की राजनीति बाल ठाकरे के बिना बात करना ही मतलब ये समझिए बेईमानी है। राजनीति, आप जैसा कहा कि बाल ठाकरे मतलब क्या? बाल ठाकरे मतलब एक अपने आप में एक तंत्र है, एक अपने आप में एक संस्था रही। उन्होंने राजनीति को जो एक नया आयाम दिया, एक नई ताकत, नया जोश जो दिया, हकीकत में कई मर्तबा कई लोग कहते हैं कि हिंसा की राजनीति की या किसी मुद्दे पे, धर्म विशेष मुद्दे पे रह के उन्होंने राजनीति की। तो इस बारे में बातें कई तरह की हुई हैं, पर मैं जहाँ तक उनके करीब रहा, कई मर्तबा मैंने उनके लिए लिखा है और कई बातें ऐसी हुई जब जब उनको मैंने बहुत करीब से सुना या उनको समझा तो पाया कि उनका राजनीति का जो हिंदू जो मुद्दा कार्ड रहा वो व्यक्तिगत तौर से, मतलब ये कहें कि किसी कौम के उस पर नहीं था या किसी कौम के विरुद्ध जहर घोलने वाली बातें नहीं थी। उनका सिर्फ एक ही कहना रहता था कि जो भी इस देश को नुकसान पहुंचाता है उस वक्त वो उस देश का गद्दार है, उस देश का दुश्मन कहलाएगा, और जो भी ऐसा करता है वो हमारा दुश्मन है और हम ऐसे लोगों को इस महाराष्ट्र की धरती पर या मुंबई की धरती पर कभी पनपने नहीं देंगे। जितेंद्र जी, आपको मध्य प्रदेश में शिवसेना की कमान देने की बात थी, आपके काफी नजदीकी संबंध रहे थे। उस वक्त राज ठाकरे भी शिवसेना में ही थे, संजय निरुपम जो अभी कांग्रेस में है लेकिन शिवसेना के सांसद हुआ करते थे। किस तरह आपने शुरुआत की यहाँ, या आप क्यों नहीं बने मध्य प्रदेश में शिवसेना के अध्यक्ष? ये आपका कहना सही है, क्योंकि संजय निरुपम जी उस वक्त बाल ठाकरे साहब के जो अखबार है सामना, उसके संपादक हुआ करते थे और मेरे मित्र भी। तो संजय जी के कारण से कई मर्तबा हम लोगों की बैठक सामना के दफ्तर में भी हुआ करती थी और उस दौरान शिवसेना की यहाँ राजनीतिक कोई भी, मतलब एक समझ लें कि कोई पहचान नहीं थी और वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश में शिवसेना को बढ़ाया जाए और एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करके, और सीमावर्ती राज्य होने के कारण से वो चाह रहे थे कि यहाँ पे एक विस्तार हो। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इस मामले को लेके इंटरेस्टेड हों और आप यदि चाहते हो तो आप मध्य प्रदेश का शिवसेना प्रमुख बने। तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं, मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और मैं इसमें जहाँ तक हो सकेगी मदद करूँगा, और कई लोगों के नाम वगैरह जो भी उन्हें चाहिए थे मैंने सजेस्ट किए थे, लाकि डायरेक्ट कभी मैं उनके साथ राजनीतिक तौर पर नहीं जुड़ा रहा। इतने करीबी होने के बाद भी आपने मुंबई नगर निगम के उपायुक्त गोविंद राघव खैरनार का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने बाल ठाकरे के बारे में बहुत ही अपशब्द कहे थे। ये कहा था कि ये हिंदू भी नहीं है क्योंकि गीता नहीं पढ़ते, गुंडागर्दी करते हैं वगैरह वगैरह, बहुत से आरोप लगाए थे। आपने वो जब इंटरव्यू छापा, खैरनार का इंटरव्यू छापा, तो क्या प्रतिक्रिया? मैं जब पत्रकारिता में आया हूं तो मैंने एक ही मिशन रखा था कि मैं निष्पक्ष और निर्भीक और निस्वार्थ पत्रकारिता करूं, और उसी नाते जब खैरनार साहब उस वक्त जब काफ़ी एक हमले के उससे गुजर रहे थे, उन पर आए दिन हमले हुआ करते थे, तो खैरनार साहब से मैंने व्यक्तिगत तौर पे मैंने खुद ने जाके उनसे बात की और एक अच्छा सा खासा इंटरव्यू किया था, जो मेरे यहाँ पे करीबन 4-5 दिन तक लगातार चलता रहा था। और उसमें खैरनार साहब ने बिल्कुल ख़ास ये कहा था कि मैं जो ये कह रहा हूँ वही आप शब्द से शब्द लिखेंगे तो ही आप मेरा इंटरव्यू करें। और मैंने ईमानदारी पूर्वक उनका पूरा इंटरव्यू जो था, जैसा उन्होंने कहा वैसा का वैसा ही मैंने उन्हें प्रकाशित किया। उसमें पहले जो अंक था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलाता है, कहलाना पसंद करता है, उस इंसान ने कभी गीता तक नहीं पढ़ी है।
जो अपने आप को ये कहता है कि मैं मतलब मसीहा हूँ या मेरे से ही पूरा महाराष्ट्र चलता है या मुंबई का मैं राजा हूँ, शेर हूँ, वो इंसान कभी भी किसी नारी का सतीत्व तो बचा नहीं पाए। ऐसी कई बातें उन्होंने, गुंडों का सरदार कहा उन्हें, वो सब जब बातें मैंने प्रकाशित की और वो जब अखबार और वो मामला काफ़ी उछला, मुंबई भी प्रकाशित किया था एडिशन में, इंदौर के एडिशन में भी वो बातें प्रकाशित की थी। तो उनके जो बाला साहब के बेटे हैं जयदेव ठाकरे, उन्होंने मुझसे उस वक्त फ़ोन करके ये कहा कि जब आप इतना कुछ लिख रहे हैं और बेबाक लिख रहे हैं तो हम भी उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। फिर जयदेव ठाकरे का मैंने इंटरव्यू किया था और जयदेव ठाकरे ने उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा, उसी टोन में खैरनार को एक पागल कुत्ता कहा और मैंने वैसा ही हेडिंग बनाया था। ये जब बातें साहब के पास, मतलब बाला साहब के पास में जब ये बातें गई तो बाला साहब ने एक मीटिंग की और उसमें मुझे भी शामिल किया गया था, मुझे बुलाया गया था, जयदेव थे, मैं था। तो उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी बात नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था उनकी बातों से। उन्होंने ये कहा कि जो भी उसने कहा इनने छापा है और उसके बाद आप जो कह रहे हैं ये छाप रहे हैं, ये इनका काम है, किंतु जब आप उसको एक पागल कुत्ता कहते हैं तो किसी पागल कुत्ते को मुंह नहीं लगना चाहिए, उसको इस तरीके से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो बात जो थी वो इतनी सटीक मेरे दिमाग में रही, काफ़ी दिनों तक मेरे जहन में घूमती रही वो बात। बाला बोले बाला ही रहेगा, वो बाल ठाकरा कभी भी मरते दम तक मुंबई का शेर ही कहलाएगा। और यही बातें उनकी थी। ऐसी क्या बात है कि उनसे मिलने के लिए नितिन गडकरी भी गए और मधुर भंडारकर भी गए, अमिताभ बच्चन भी गए, अभिषेक बच्चन भी गए और सलीम जावेद वाले सलीम खान भी गए, अरबाज खान गए, सलमान खान गए, वेणुगोपाल दूत गए। सारी पार्टियों के लोग उनसे मिलने के लिए क्यों गए? क्या इतना उनका प्रभाव था या लोग माइलेज चाहते थे? माइलेज तो नहीं कह सकते, वो खास तौर से मैं कहूँ कि एक पैरेलल सरकार उनकी चली है और उस पैरेलल सरकार चलाने के साथ साथ उन्होंने लोगों को मदद बहुत की। जो भी गमजदा इंसान उनके पास गया, तकलीफ में गया, तो उन्हें बिल्कुल बतौर उनके जितनी भी उनसे हैसियत उनकी जितनी भी हो सकती थी उन लोगों को उन्होंने मदद की है। और ख़ास तौर से मैं जिक्र ये करूँगा कि कई ऐसे जो इनको कहते हैं कि ये हिंदू कार्ड पे राजनीति करते रहे, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उन्होंने कई ऐसे मुसलमान रहे जिनको मदद की है। सलमान खान को मदद की, उन्होंने संजय दत्त को मदद की। ऐसे कई मुसलमान थे जिनको कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया और हमेशा समय समय पे उन्हें मदद करते रहे। और यही वजह रही कि वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में, एक गॉडफादर के रूप में अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर पाए। ऐसा कि वो माइकल जैक्सन उनके बुलावे पर भारत आए थे, माइकल जैक्सन का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन कभी भी गुलाम अली का स्वागत उन्होंने नहीं किया। क्यों? गुलाम अली मतलब ऐसा है, उन्होंने कभी पाकिस्तानी कलाकारों का वैसे खुलकर विरोध कभी नहीं किया था। उनके पीछे एक ही वजह थी कि ये पाकिस्तानी, जब हिंदुस्तानी कलाकार वहाँ जाते हैं और उनकी जो दुर्दशा होती है, उसी कारण से उन्होंने उसका विरोध किया। यही वजह है कि क्रिकेट में भी उन्होंने पाकिस्तान के खेलने से या किसी देश के खेलने से कभी ऐतराज नहीं हुआ, पर वो जब खेलते हैं तो एक जो उन्माद होता है और एक दुश्मनी की जो एक वहाँ पे माहौल बनता है, एक जंग का जो माहौल बन जाता है, उसके कारण से वो हमेशा इस चीज़ को, इस टकराव से बचने के कारण से वो हमेशा इसको मना करते रहे कि हिंदुस्तान में, खास तौर से मुंबई की सरजमी पर हम इनको खेलने नहीं देंगे, क्योंकि वो खेल भावना से कभी नहीं खेले। हाँ, तो वो कभी खेल भावना से खेलते ही नहीं है ना, यही वजह रही, वो उनका विरोध करते रहे, उनका किसी मुसलमान से विरोध नहीं रहा। सचिन के बड़े प्रशंसक रहे, बाल ठाकरे हमेशा सचिन को पसंद करते हैं, लेकिन जब सचिन ने ये बात कही कि मुंबई सभी की, मुंबई करों की ही नहीं है, मुंबई में देश का कोई भी आदमी आ सकता है, तो उन्होंने सचिन के खिलाफ ही फतवा जारी कर दिया। उन्होंने शाहरुख खान को देशद्रोही करार दे दिया। उन्होंने दंगों के वक्त खुलकर भड़काऊ बातें कही, जिसके कारण 6 साल तक के लिए उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने विरोधाभासी भी की है, विवादास्पद की है। आप कितना इत्तेफाक है? इत्तेफाक से ये कि कई बार मतलब कई चीज़ें हुई, अतिशयोक्ति भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो भी एक इंसान रहे
और इंसान होने के नाते कई मरतबा कई गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। राजनीति में ख़ास तौर से कई बातें ऐसी हो जाती है जो ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। पर व्यक्तिगत तौर पे उसी शाहरुख खान को वो बाद में बड़ा अपना मतलब लाड प्यार देते रहे और शाहरुख भी उनको अपने बाप के समान एक पिता तुल्य बिल्कुल कहते चले आए। तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब किसी कौम के ऊपर या किसी व्यक्तिगत किसी इंसान के ऊपर उन्होंने अपना रोष व्यक्त किया हो। और ये तो सभी जानते हैं कि उन्हें अपनी भाषा अपनी माटी से एक विशेष लगाव रहा है और उसी पे उन्होंने राजनीति की है। बड़े आधुनिक टाइप छवि उन्होंने बनाई। माइकल जैक्सन उनका मित्र था, उनके कहने पे आया। क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे, पाकिस्तान से मैच का विरोध करते रहे लेकिन क्रिकेट हमेशा देखते रहे, पसंद करते रहे। दिलीप कुमार जाति धर्म के अलावा उनके निजी मित्र रहे, साथ में बैठकर बियर पिया करते थे। तो ये चीज़ें उन्होंने बड़े ग्लैमर को अपनाया, बड़ा ग्लैमर क्रिएट किया और उनकी बहू ने बरसों बरस ग्लैमर के शो आयोजित किए मुंबई में। तो क्या ग्लैमर का फायदा उन्होंने उठाया? उनकी जो सबसे बड़ी खूबी रही उनके व्यक्तित्व की, वो रहे बड़े बेबाक। उनके कहने का अंदाज बड़ा स्पष्ट हुआ करता था, उनके लिखने का अंदाज भी बड़ा बिल्कुल बेबाक था। वो जितने अच्छे चित्रकार थे उतने ही अच्छे लेखक भी रहे, उतने अच्छे ही पत्रकार मैं उन्हें मानता हूँ। ख़ास तौर से उनका जो लेखनी, उनकी जो संपादकीय रही वो हमेशा एक जलजला पैदा करने देने वाली रही। और ग्लैमर का जहाँ तक मैं कहूँ कि वो हरफन मौला रहे हैं। उन्होंने जहाँ तक क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो जब खाली समय होता था तो क्रिकेट भी खेला करते थे, खुद खेलते थे। फोटोग्राफी का उन्हें बहुत शौक़ था। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने अपने कैरियर की शुरुआत ही फोटोग्राफी से की। और यही बात उनके उसमें लिखने में भी आती है कि वो जो कविताएं वगैरह लिखा करते थे वही बात आज उनका जो आज पोता है वो खुद आज कविताएं लिखता है। उनके घर में जो एक सांस्कृतिक पूरा एक जो माहौल है वो वास्तव में एक जो कहते हैं ना ग्लैमर का ही दुनिया से उनका वास्ता रहा है। और उसकी वजह रही कि ये सब लोग फिल्मी दुनिया से मुंबई के कारण से जुड़े रहे। आप स्मिता ठाकरे जी को ले लें या उनके बड़े बेटे को ले लें जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो ये सब लोग काफ़ी फिल्मों और रंगमंच की दुनिया से बिल्कुल बहुत करीबी इनका रिश्ता रहा है। जितेंद्र जी, आप भी संपादक हैं जी, और ये कैसा अटपटा नहीं लगता कि सामना के और मराठी के दोपहर का सामना जो हिंदी का है और मराठी सामना, दोनों सामना में और मार्ग में खुद संपादक हैं और उनका इंटरव्यू पहले पेज पे छपता है। संपादक तो संपादकीय लिख दे, बात खत्म। आपका इंटरव्यू अगर आपकी पत्रिका में पहले पेज पे छपे तो कैसा लगेगा आपको? अटपटा नहीं लगता आपको? नहीं, अटपटा तो है ये बातें, पर क्या है कि ये एक जो अखबार है इन लोगों का वो इनका एक माउथ ऑर्गन है। और जहाँ पर बात व्यक्ति की या पार्टी विशेष की होती है तो वहाँ निश्चित रूप से एक उसमें एक निजी जो एक छाप होती है वो दिखाई पड़ती है। वो किसी भी आप संस्था का एक अपना मुखपत्र ले लेंगे तो उसमें वो बात बिल्कुल नजर आएगी। के पत्रकारों को बड़ी सुविधा उन्होंने दे दी कि जो बात वो संपादकीय लिखते हैं या इंटरव्यू में बोलते हैं वही खबर लीड बन जाती है अखबार। इसके कारण टीआरपी ना, क्योंकि आज टीआरपी का ही जमाना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भले राज ठाकरे को गाली देता रहे, बिहारियों के नाम पे ये भले चाहे जितने अपने आप को दर्शाते रहें, पर दिन रात उन्हीं को कवरेज करना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें टीआरपी इसी से मिलती है। अच्छा, बाल ठाकरे की कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगी जिन्हें आप बताएंगे कि ये बहुत अच्छी बात लगी? बात इतनी अच्छी लगी मुझे कि जैसा कि आपने बताया था कि ये आज बिहारियों का या किसी परदेशियों की जहाँ तक ये बात करते हैं तो मैं उनके मतलब कई मरतबा उनसे बातचीत भी की, उनसे एक बार मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो कहीं भी ऐसा नहीं झलकता उनकी बातों से, या अंततः मैंने तो नहीं देखा कि वो हिंदी के कहीं विरोधी रहे हों। हिंदी में बहुत अच्छी बातें करते थे। ख़ास तौर से उनका जो देश प्रेम था वो एक बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास इंसान में पैदा कर देता था। उनके साथ जो बैठने वाला अपने आप को खुद एक फायरमैन समझने लग जाता था। और वही बात उनकी जब राजनीति की आती है तो मैंने उनसे इसी बारे में बात की थी कि आप ये बिहारियों का या पहले उनके पीछे मद्रासियों का जो रहा है इनका दौर, तो उस वक्त इन्होंने इसका विरोध किया।
तो उनका कहना साफ था कि मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूं, पर आज हम जिस माटी में हैं, हम उस माटी से लगाव नहीं रखते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे शोषण ही करने आते हैं। तो बोले मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। स्थानीय लोगों बेरोजगार हैं और ये बाहर से आके सब यहाँ पे अपने आप को स्थापित करते हैं, पैसा कमाते हैं और इसके प्रति, इस शहर के प्रति, इस माटी के प्रति अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं करते। तो बोले मेरा विरोध उस बात से है। और सबसे खराब बात क्या लगी आपको उनकी? खराब बात में जहाँ तक व्यक्तिगत तौर पे मैं कहूँगा कि उनका जो भी एक अंदाज रहा है राजनीति का या एक सामाजिक जीवन का, उसमें उनको जिसको साथ देना रहा उसे बिंदास साथ दिया, और जिस इंसान को वो पसंद नहीं करते थे उस इंसान के अपने पास भी नहीं फटकने देते थे। और इसका सबसे बड़ा एक जो उदाहरण वो आप समझ ले, मैं कहूँगा शरद पवार के, शरद पवार से उन्होंने वो दोनों हम प्याला हम निवाला रहे और अंततः ठाकरे साहब ने उनको जो वादा किया वो वादा निभाया। अजीत पवार का जो हाल ही का जो एक किस्सा सामने आया और जो राजनीतिक एक बहुत ज़बरदस्त मोड़ आने की स्थिति बनी थी, तब भी एक संकट मोचन के रूप में वही उभर कर सामने आए थे। और ऐसा नहीं लगता आपको कि नेताओं ने, जो कथित बुद्धिजीवी, उन्होंने बाल ठाकरे का बड़ा दोहन किया, शोषण किया? ये जैसे प्रीतीश नंदी कहीं से भी कहीं तक A to Z में एक अक्षर भी उनका शिवसेना की विचारधारा का नहीं रहा, लेकिन शिवसेना से वो राज्यसभा में गए। संजय निरुपम सांसद बने शिवसेना के कंधे पर चढ़कर, फिर शिवसेना को अवसरवादी रहे, मौका पाकर भाग गए। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि लोगों ने बाल ठाकरे का उपयोग ज्यादा किया बजाय बाल ठाकरे ने लोगों का उपयोग किया? राजनीतिक हैसियत से वो अपने आप को सुप्रीमो कहलाना पसंद करते थे और अघोषित रूप से डिक्टेटरशिप रही उनकी। शिवसेना एक जेबी संस्था के रूप में ही रही। मतलब हिंदुस्तान में इस तरह की राजनीति, इस तरह की पार्टी का यदि किसी को श्रेय जाता है शुरुआत का, तो सिर्फ बाला साहब को ही जाता। उसके बाद ही फिर ये बसपा का या फिर कहें हम सपा का, ऐसी कई पार्टियां रीजनल हुई है, पर इसकी शुरुआत जो भी हुई है वो बाला साहब के हाथों से हुई है। और उस दौर में कई लोग इनका बेजा फायदा भी उठाते रहे और इनके कंधों पे पैर रख रख के आगे आए। जैसा कि आपने बताया संजय निरुपम जी, मुझे याद है ये सामना के एडिटर हुआ करते थे और यही जी हुजूरी किया करते थे, और इन्होंने बाला साहब की जी हुजूरी का जो एक पुरस्कार मिला वो एक सांसद के रूप में उनको वहाँ भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि एक हिंदी भाषी होने के कारण वहाँ पर जो एक पकड़ बने इनकी ऊपर तक, एक जो मुख्य धारा है देश की राजनीति की उससे जुड़ जाएं। किंतु वही संजय निरुपम जी आज कांग्रेस में शामिल होकर शिवसेना को गाली दे रहे हैं। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। आज छगन भुजबल हैं जो शिवसेना के सर्वे सर्वा हुआ करते थे एक ज़माने में, वही आज एनसीपी में रह के शिवसेना को गाली दे रहे हैं। ऐसे अनेकों नेता है, पर उससे कभी भी मैंने नहीं देखा कि इन्हें कोई फ़र्क पड़ा हो। आज इन्हीं का जो भतीजा इनसे अलग होकर मन से पार्टी बनाई और अपने खुद को स्थापित किया, पर वो कभी विचलित नहीं हुए। उनका हमेशा एक ही कहना था कि शिवसेना शिवसेना है और एक ही शहर है और वो है सिर्फ बाल ठाकरे। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवसेना जैसी कोई पार्टी कामयाब हो सकती है और इंदौर में सामना की तरह कोई अखबार कामयाब हो सकता है? होने को क्या नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ मतलब असंभव तो नहीं है। पर जहाँ तक मध्य प्रदेश की राजनीतिक पृष्ठभूमि का सवाल है, यहाँ पर कोई भी ऐसी रीजनल पार्टी मैं नहीं मानता कि कभी कोई सक्सेस हो भी सकती हो। जिस तरीके की एक दो पार्टियों का यहाँ पर गठन हुआ, पर वो शैशव अवस्था में ही आज की तारीख में है, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाई। उसका कोई भी ऐसा कोई क्षेत्र बन नहीं पाया। उसकी वजह है कि एक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर
राजनीति धर्म पे नहीं हो सकती है, राजनीति किसी ऐसे मुद्दे पे नहीं हो सकती है। और यही वजह है कि यहाँ पे किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को कभी भी मैं नहीं समझता हूँ कि कभी कोई प्रोत्साहन मिलेगा। जितेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे। आपने हमसे एक ऐसे मुद्दे पे बात की जिस पे बात करने के लिए इंदौर में बहुत कम लोग उपलब्ध हैं। आप बाल ठाकरे जी और शिवसेना के करीब रहे, इसलिए आप इतनी सारी बातें, आपने अच्छी अच्छी बातें हमें उनके बारे में बताई। आपका मुझे बेहद कहते हुए ये मतलब गर्व महसूस हो रहा है कि मैं एक ऐसे इंसान के सानिध्य में रहा कि जो एक शेर कहलाने के काबिल हमेशा रहे और मरते दम तक उनकी जो एक छवि रही है और उसका मुझ पे, मेरे व्यक्तिगत जीवन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। और इस मौके पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि वे सदा हमारे बीच नहीं है पर अमर रहें। उस बेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।